अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और आवाम और मैं हूं मारिया जदूद। नाज़रीन, आर्टिकल 63A से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। मुनखरिफ अरकान का वोट शुमार नहीं होगा। मुनखरिफ अरकान असम्बली का पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट जो वोट होगा उसको शुमार नहीं किया जाएगा। और उसके साथ साथ ताहयात नाहली है या ताहयात नाहली के हवाले से ये कहा गया है कि उसका जो तयन है वो पार्लिमान खुद करेगी। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस की समाअत की और फैसला 2 के मुकाबले में 3 की बरतरी से सुनाया गया है। और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन पंजाब के मुनखरिफ अरकान से मुतालिक फैसला भी कल सुनाया जाएगा। अब इसके बाद सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट की राय के वफाकी और पंजाब हुकूमत पर क्या असरात हो सकते हैं। हमजा शहबाज के इलेक्शन पर सवाल उठ चुके हैं, अब वो क्या नेक्स्ट स्टेप लेंगे? क्या वो इस वक्त एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं या खुद ही बैक स्टेप कर जाएंगे? उसके साथ साथ इस वक्त जो विफाक की हुकूमत है वो एक वोट के सहारे पर है। विफाक की हुकूमत इस वक्त कहाँ जाएगी, उनका क्या मुस्तकबिल होगा और सुप्रीम कोर्ट की राय के मुताबिक कौन जीता कौन हारा? अगर हम इमरान खान साहब की बात करें, वो जल्दी से खिताब कर रहे थे, उन्होंने ये कहा है कि जो इखलाकियात गिर रही थी वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको संभाल लिया है। और वो ये भी कह रहे हैं कि हम इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं। इस पर बात करेंगे। और उसके साथ साथ जो हुकूमत का सियासतदानों और ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ नैब के इख्तियार तब्दील करने का फैसला सामने आया है, हुकूमत का चेयरमैन नैब जावेद इकबाल को हटाने का फैसला सामने आया, उस पर बात करेंगे। मेरे साथ नाज़रीन स्टूडियो से मौजूदा माहिर कानून राजा आमिर अब्बास साहब और थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं सहाफ़ी तज्ज़ियाकार दिल वड़ाइच। राजा आमिर अब्बास साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगी। इस वक्त आप क्या समझते हैं, आज जो बड़ा फैसला सामने आया है, इमरान खान साहब ने शुक्रिया भी अदा किया है सुप्रीम कोर्ट का, वो कह रहे हैं कि हमारी गिरती हुई अखलाकियात को आपने थैंक गॉड के बचा लिया है। अब इस फैसले के बाद जो कि 2-3 के हिसाब से आया है, आप क्या समझते हैं ये किसकी जीत हुई है, किसकी हार हुई है? क्योंकि इस वक्त कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कि जो मुनखरिफ अरकान है उनका वोट शुमार नहीं होगा। सबसे पहले तो ये मुनखरिफ नहीं होता, मुनहरिफ होता है। ठीक है। नंबर 2, जो जीत हुई है वो अवाम की हुई है, हार हुई है लोटों की। और अब पता नहीं लोटों को पैसे वापस देने पड़ेंगे या नहीं, क्योंकि उनके वोट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है कि वो काउंट में गिनती में शामिल नहीं होगा। ठीक है। कोई भी ऐसा वोट जौन सा है, वो कहते हैं आर्टिकल 63A में कि जब किसी वज़ीर आज़म का चुनाव हो, किसी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो, या किसी वज़ीर आला का चुनाव हो या उसके ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो, या मनी बिल हो या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो, तो ऐसी सिचुएशन में जो वोट होता है वो किसी पार्लियामेंटेरियन का नहीं होता, वो वोट होता है पार्टी का। ठीक है। और उसको इस्तेमाल सिर्फ पार्टी कर सकती है। पार्लियामेंटेरियन अपने ज़मीर या अपने बाकी कंसिडरेशंस के तहत उसे इस्तेमाल करने का हक नहीं रखता। और अगर वो कोई ऐसा वोट इस्तेमाल करता है तो उस वोट को काउंट में या गिनती में शामिल नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ा और एक बहुत खुशाइन फ़ैसला है कि जिससे मुस्तकबिल में जितना भी ये लोटाक्रेसी है और मुस्तकबिल में ये जिस अंदाज में लोगों को कभी सिंध हाउस, कभी छांगा मांगा, कभी पंजाब लाहौर के होटलों में रखा जाता है, 2-2 दिन 3-3 दिन गाड़ियों में लोड करके जानवरों की तरह उनको लाया जाता है, तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो बेफ़ायदा हो जाएगी जब उनके वोट्स की वैल्यू नहीं, वो गिनती में शामिल ही नहीं हो सकते। और इवन अगर वो एब्सटेन करते हैं तब भी उनका वोट काउंट नहीं होगा। तो इट्स ए बिग टाइम जजमेंट। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान राजा साहब जी यकीनी तौर राजा साहब, मैं ये सवाल ये करना चाहूँगा कि मुनखरिफ अरकान का वोट काउंट नहीं होगा, ये तो अदालत ने करार दे दिया। अब मसला ये है कि इसकी इंटरप्रिटेशन जो की जा रही है कि जी पार्टी पॉलिसी वाज़े तौर पर बताई गई थी पंजाब में या नहीं बताई गई थी, क्योंकि ये कहा जा रहा है, आज इलेक्शन कमीशन में भी जो मुनखरिफ अरकान के जो वकील हैं उन्होंने ये कहा कि जी हमें पार्टी पॉलिसी ये बताई गई थी कि परवेज लई साहब को वोट देना है, परवेज लई साहब जो है वो बाइकआउट कर दे, हमें ये कहा ही नहीं गया था कि हमजा साहब को वोट नहीं देना। तो ये जो टेक्निकलिटीज हैं, इनके पीछे छुप के आपको पंजाब हुकूमत बचती नजर आ रही है? कथन नहीं आ रही, क्योंकि ये ज़हन में रखिए
कि उन्होंने कहा था कि परवेज़ इलाही को वोट देना है और हमज़ा शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ परवेज़ इलाही को वोट देना है, ये नहीं कि हमज़ा शहबाज शरीफ के हक़ में वोट देना है। तो ये चीज़ बड़ी क्लियर है क्रिस्टल की तरह कि आपने हमज़ा को वोट नहीं देना, परवेज़ इलाही को वोट देना है। परवेज़ इलाही इलेक्शन में नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं कि आपने हमज़ा को वोट देना है। और वो तमाम 20 या 22 वोट जो हमज़ा को पड़े हैं वो डिफेक्शन में आते हैं और उनकी गिनती नहीं होगी, और अगर उनकी गिनती अब माइनस होगी तो फिर आपके भी इल्म में है, आप वहाँ पे मौजूद होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये ऑर्डर किया था तो उन्होंने कहा था सब्जेक्ट टू द डिसीजन ऑफ दिस कोर्ट ये काउंटिंग हो जाए, ये वोटिंग हो जाए। तो अब जब डिसीजन आ चुका है तो हमज़ा शहबाज शरीफ और इलेक्शन कमीशन, याद रखिए आर्टिकल 187 के तहत भी ये फैसला आया है और वो पाबंद है, तमाम हाई कोर्ट्स, तमाम अदारे पाबंद हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है उसको उन्होंने मानना है। तो अब मैं समझता हूँ चाहे वो टेक्निकलिटीज़ के पीछे छुपे, चाहे किसी और चीज़ के पीछे छुपे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, लेकिन अब उसके पास आइनी तौर पे कोई वजह नहीं कि वो इनको डिफेक्शन में ना लाए, इनको इनकी काउंटिंग ख़त्म करे। अदरवाइज़ दिस वुड अमाउंट टू कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट और ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के खिलाफ वर्जी होगी। ये बताइए राजा साहब ये बताइए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास मार्जिन। जी अदील आप कंटिन्यू करें। जी मैं ये पूछना चाह रहा था राजा साहब से कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए भी क्या मार्जिन कम हो गया है चीजें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी वाज़े कर दी हैं। अब शायद इतना आसान नहीं है कि मुनखरिफ अरकान जो हैं ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में किसी टेक्निकल कोई जस्टिस लेने के पीछे छुपे। आपने बिल्कुल दुरुस्त पॉइंट आउट किया, क्योंकि आइन के आर्टिकल 190 में तमाम सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं तमाम अदारों पे बाशमूल हाई कोर्ट्स के, और सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस पे मजबूर है कि वो किसी भी तरीके से, शायद गालिबन यही वजह थी कि आज उन्होंने केस को डेफर किया था, दे वर वेटिंग कि जी सुप्रीम कोर्ट का क्या फ़ैसला आता है, और अब इस फैसले को सामने रखते हुए वो इस फैसले के जो एम्बिट है उससे बाहर नहीं जा पाएंगे। और आप देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई और ऑप्शन नहीं होगी बट टू डिक्लेयर कि ये डिफेक्शन में आ गया है, इनके वोट्स काउंट नहीं होंगे और अल्टीमेटली पंजाब में हुकूमत नहीं रहेगी हमज़ा शहबाज शरीफ की। और दिस वुड ब्रिंग, आप देखिए ना गवर्नर होगा ना वज़ीर आला होगा, और पंजाब जो इस मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है वहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक होगा। अब इसको किस अंदाज में हल किया जाता है तो अब हमज़ा शहबाज शरीफ साहब का क्या होगा? वो अब दोबारा इलेक्शन लड़के आएंगे या वो इत्तेमाद का वोट लेंगे? मतलब व्हाट सूट्स हिम? आई थिंक कि वो उनको डी नोटिफाई करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को कि आप ये इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद आप इसमें विनर नहीं हैं, यू हैव नॉट बीन एबल टू स्क्वायर द जितने रिक्वायर्ड नंबर उतने आप नहीं ले सके, इसलिए आपको डी नोटिफाई किया जाता है। जब डी नोटिफाई होता है तो गवर्नर फिर कहेगा किसी से कि जनाब अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कोई ले सकती है पार्टी तो ले, अदरवाइज़ ये मुझे लग रहा है कि रेजोल्यूशन की तरफ जा रही है पंजाब असेंबली भी। ठीक है अदील, आप क्या समझते हैं? ये तो कानूनी राय इस वक्त राजा आमिर अब्बास साहब ने दी है, इसका पंजाब की हुकूमत, वफाकी हुकूमत के सियासी असरात क्या होंगे? जी मेरे ख्याल में इस वक्त मुल्क में जो सियासी सूरत हाल है इसको हिला कर रख दिया है, इक़्तिदार के ऐवानों को हिला कर रख दिया है इस फैसले ने। देखें मैं समझता हूं कि सिर्फ इसको पंजाब की हद तक इसका इम्पैक्ट नहीं होगा। वफाक में एक वोट के सहारे हुकूमत खड़ी है, एक वोट के सहारे। वहां पर वफाक में अगर ये कह देते हैं प्रेसिडेंट के एतमाद का वोट लें, ये मुनखरिफ अरकान जो हैं ये तो वैसे ही बेवकूफ़ हो गए, इनके वोट को इस्तेमाल नहीं किया गया था लेकिन इन्हें एक प्रोटेक्शन के लिए अपने साथ रखा गया था, एक सियासी दबाव के लिए इनको अपने साथ रखा गया था कि मुस्तकबिल में अगर नंबर्स कोई पूरे ना हो, कोई मसला हो, अभी इनको इस्तेमाल ना किया जाए क्योंकि अभी इत्तेहादियों से नंबर पूरे हो रहे हैं। एक वोट के ऊपर हुकूमत खड़ी हो और उसमें उनके साथ जो यहां से 20 लोग उन्होंने तोड़े हैं वो उनके किसी काम के ना हो, तो ऐसे में इतने इतने बड़े फैसले भी करने हैं। मुल्क में सियासी दर्जा हरारत इस वक्त अपने अरूज के ऊपर है,
तो मैं समझता हूं ये वफाकी हुकूमत को भी दचका लगा है सियासी तौर पर। जहां तक मामला है पंजाब का, ठीक, देखें पंजाब में अगर इलेक्शन दोबारा होता है, यही होगा ना, ज्यादा से ज्यादा इलेक्शन दोबारा हो जाएगा, उसमें जो मुनखरफीन है, जो मुनखरिफ अरकान हैं, उनका वोट अगली मर्तबा भी नहीं जाहिर है पड़ना, उनका काउंट नहीं होना, तो वो तो चैप्टर ही क्लोज हो गया। अब वहां पर पीएमएलएन को और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, या कोई एक आध और वोट मिलाना है साथ, उसके साथ इलेक्शन लड़ना है, और उसके साथ इलेक्शन लड़ के उन्होंने 186 नंबर पूरे करने हैं। पहली मर्तबा अगर 186 नहीं पूरे मिलते तो दूसरी मर्तबा इलेक्शन होगा, और उसके बाद फिर जो अक्सरियत होगी, तो वो अक्सरियत कहां से हमजा शहबाज साहब लेकर आएंगे। मैं ये समझता हूं कि आज का जो डिसीजन आया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो राय दी है, उसके बाद, इस राय के बाद पंजाब में तो सूरत हाल बिल्कुल वाजे हो गई है कि पंजाब की जो गेम है वो तो खत्म हो गई है हमजा शहबाज हुकूमत की। लेकिन वफाक की हद तक भी बहुत बड़ा दचका लगा है, और ये जो असम्बलियां तोड़ने कबल अज वक्त इलेक्शन के हवाले से रिलक्टेंट थी इत्तेहादियों के कुछ लोग, जो कुछ जमातें, मैं समझता हूं कि अब उन्हें मनाने में भी मुस्लिम लीग नून को आसानी होगी। क्योंकि आज देखें, आज डॉलर 200 क्रॉस कर गया। अब ये तमाशा कब तक लगा रहेगा, कब तक इस तरह मामला चलते रहेंगे। स्टॉक मार्केट की सूरत हाल देख रहे हैं, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की सूरत हाल देख लें, ये बड़ी तशवीशनाक सिचुएशन है, और इसमें आप डिसीजन ही नहीं ले पा रहे। एक महीने से ज्यादा वक्त गुजर जाए और आप कोई डिसीजन ही ना ले पाए, और ऊपर से ऐसा फैसला आ जाए, उसके बाद मैं समझता हूं कि अब उसके बाद मुस्तकबिल भी दांव पे लग सकता है। अदील, मैं यहीं से पंजाब की सूरत हाल पर राजा आमिर साहब की तरफ आऊंगी। सर, आपने भी फरमाया कि डी नोटिफाई हो जाएंगे, उसके बाद फिर क्या मुस्तकबिल होगा पंजाब का, अगर तो हम शहबाज शरीफ डी नोटिफाई हो जाते हैं? देखिए, पंजाब का मुस्तकबिल अगर हम कानूनी तौर पे देखें, क्योंकि अक्सरियत तो वहाँ पर किसी के पास भी नहीं है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, इसमें आप दुरुस्त कह रही हैं कि अक्सरियत नहीं है, लेकिन नंबर्स जो उनसे हैं वो बड़े कम डिफरेंस है। तो पंजाब का मुस्तकबिल अगर तो कानून और आइन के मुताबिक चलेंगे, तो ये जो हमजा शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ चार्ज फ्रेम नहीं हो रहा और तारीख़ों पे तारीखें दी जा रही हैं, और उनकी जो अबूरी ज़मानत है उसमें वो तारीखें आ रही हैं, तो असल तो अब सुप्रीम कोर्ट को ये भी देखना चाहिए कि जनाब ये जो उनकी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, ये जिनके ख़िलाफ़ इतने बड़े मेगा केसेस हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं आगे बढ़ रही, और क्या किसी मुल्ज़िम को इस तरीके से जो इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स होते हैं, इंटरम बेल्स होती हैं, इस तरीके से एक्सटेंड की जा सकती हैं, क्या शहबाज शरीफ को की जा सकती हैं। तो पंजाब में ये तमाम इश्यूज़ इकट्ठे उठेंगे। तो अब ये पंजाब में सिर्फ अफेक्ट नहीं कर रहा, इस जजमेंट को अगर आप देखेंगे तो इस जजमेंट में उन्होंने जो बलोचिस्तान अवामी पार्टी थी बाप, उसके भी लोग मुनहरिफ हुए थे, जिसमें मेरे ख्याल शाहज़ैन बुगटी हैं और दूसरे तीसरे हैं, तो उनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। भले से उनका पार्टी हेड उनका रेफरेंस भेजे या ना भेजे, लेकिन वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये मरकज़ में भी अगर शाहज़ैन बुगटी साहब भी फारिग हो जाते हैं, आई डोंट नो वो बाप के हैं या वो किसी और पार्टी के हैं, मुझे क्लियर कर दीजिए। तो मक्सी साहब तो हैं ही हैं, खालिद मक्सी साहब जी। तो अब देखना है कि बाप की पार्लिमानी पार्टी ने क्या फैसला किया था। तो ये बड़े टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, तो इसका वाहिद हल तो यही है कि असेंबलीज डिसॉल्व हों और इलेक्शन की डेट दी जाए और इंटरिम गवर्नमेंट आए। कहीं पे बात हो रही है कि जी टेक्नोक्रेट, आइन में कोई टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की गुंजाइश नहीं है। कोई कौमी हुकूमत इससे बड़ी क्या हो गई कि 12 जमातें मिल गई थी फिर भी कौमी हुकूमत नहीं चल पाई, ये तमाम तजर्बे फेल हो गए हैं। तो अवाम अब फैसला दे दे कि जनाब अगले इलेक्शंस में आप समझते हैं कि जब इमरान खान साहब ने असेंबलीज डिसॉल्व की थी वही करेक्ट टाइम था? बिल्कुल वही फैसला दुरुस्त फैसला था, और वो फैसला था कि जो अपोजिशन अब चाह रही है, अब अपोजिशन खुद इस तरफ जाना चाह रही है कि इलेक्शंस कॉल हों। अब महासवाए जरदारी साहब के, जो कि थोड़ा सा रिलक्टेंट है गवर्नमेंट इलेक्शंस की तरफ ना जाने में फौरी तौर पे, अदरवाइज तो अब इस्लाहात क्या है, वो इस्लाहात नहीं है, वो एक तरह की प्री इलेक्शन रिगिंग है। और उस प्री इलेक्शन रिगिंग में दो इंस्टीट्यूशंस को जो इमरान साहब कह रहे थे, एक तो वो नैब को ख़त्म करना चाह रहे हैं, नैब को बिल्कुल इस किस्म की अमेंडमेंट्स ला रहे हैं कि मैं समझता हूँ
कि उस मुनाफ़क़त से अच्छा है कि नैब के अदारे को ख़त्म ही कर दिया जाए, क्योंकि अगर ये अमेंडमेंट्स हो जाती हैं तो नैब तो बिल्कुल एक एंटी करप्शन से भी कमज़ोर अदारा उभर के सामने आएगा। और नंबर 2, जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की वो बात कर रहे हैं, उसमें अगर वो वोट का राइट कैंसिल करते हैं ओवरसीज़ का, तो ये एक बहुत बड़ा इशू बन के आएगा जो दोबारा अदालतों में भी जा सकता है, जिसकी बुनियाद पे ये लेजिस्लेशन भी चैलेंज होगी। और ये कैसी लेजिस्लेशन होगी कि जिसमें अपोजिशन तो है नहीं, 160-70 मेंबर्स तो रिज़ाइन दे चुके हैं। तो दिस इज़ ऑल लीडिंग टूवर्ड्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक। एंड अगेन आई वुड रिपीट कि इसका वाहिद हल, आपके पास कोई और हल नहीं है मां सिवाय इलेक्शंस के। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक का टाइम, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे आइन और जमहूरियत की मजबूती के लिए मजीद क्या इकदाम चाहिए हैं, और इसके साथ साथ जो चेयरमैन नैब को हटाने का जो फैसला इस वक्त हुकूमत कर रही है, इस पर भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, हुकूमत का सियासतदानों और ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ नैब के इख्तियारात तब्दील करने के फैसले के साथ साथ चेयरमैन नैब को हटाने का भी एक फैसला सामने आया है। राजा आमिर अब्बास नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब, कहिएगा, ये जो इख्तियारात में तब्दीली की जा रही है इस मौजूदा हुकूमत की तरफ से, एक तो क्या इख्तियारात होंगे जिनमें तब्दीली की जाएगी, प्लस इसका फ़ायदा क्या हो रहा होगा नून लीग को या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को? फ़ायदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का आपने नाम लिया, फिर आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम लिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर इस वक्त वज़ीर आज़म हैं, और कैबिनेट जो है वो हुकूमत होती है, उसके 60% लोग इस वक्त वो हैं जो ज़मानत पे हैं। और ज़मानत किस चीज़ पे है? मेजॉरिटी करप्शन के केसेस हैं। करप्शन के केसेस कौन इन्वेस्टिगेट कर रहा है? FIA या नैब। आपके वज़ीर आज़म साहब के ऊपर रमज़ान शुगर मिल और उसके अलावा ये जो है FIA के केसेस हैं, TT वाले केसेस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं। पीपल्स पार्टी का आपने नाम लिया जिसके ऊपर ओमनी ग्रुप के केसेस हैं, पापड़ा वाले फालूदा वालों के केसेस हैं, उसके बाद खुर्शीद शाह साहब के केसेस हैं, अरबों रुपए के केसेस हैं। दीगर पार्टीज़ आप देखिए तो उनके ऊपर भी ऐसे हैं, और बल्कि जिनकी सपोर्ट मिली इनको, जो PTI के मुनहरिफ थे, जिसमें अलीम खान है, जिसमें जहांगीर तरीन है, शुगर के केसेस हैं, दूसरे केसेस हैं, तो इनसे आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं कि ये नैब में किस किस्म की तरमीम लाएंगे? ये नैब में ऐसी ही तरमीम लाएंगे कि जिसमें नैब एक टूथलेस टाइगर की तरह बना हुआ बैठा हो, जिसमें नैब के इख्तियारात गालिबन एंटी करप्शन से भी कम हो गए। और ये वो बात है जो इमरान खान ने की थी कि ये लोग पहला काम तो यही करेंगे कि आके नैब को ख़त्म करेंगे, और उसके बाद चेयरमैन नैब जो कि एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए चल रहे हैं, उनकी इसके अलावा कानूनी तौर पे वहाँ पे वो रह नहीं सकते, वो अपना टेनोर जो कानूनी है पूरा कर चुके हैं, उन्हें भी हटाएंगे। और चेयरमैन फिर लेके किसको आएंगे? क्योंकि चेयरमैन लाने के लिए तो लीडर ऑफ द अपोजिशन चाहिए और उसकी मीनिंगफुल कंसल्टेशन चाहिए। और नंबर 3 जो आपने बात की कि जनाब अब इसका इम्पेक्ट क्या होगा? इम्पेक्ट यही होगा कि जनाब ये एक ऐसा लॉ आएगा जो दोबारा से अदालतों में चैलेंज होगा, कि इसकी लीगैलिटी को देखा जाएगा, इसकी जो विजडम को देखा जाएगा, और इसके बाद जो दूसरा कानून लाने की कोशिश की जा रही है वो वही है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, EVMs को ख़त्म किया जाए, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का राइट ना दिया जाए। तो लग ऐसे ही रहा है कि इनकी जो पूरी तवज्जो है मौजूदा हुकूमत की, या जो पार्लियामान में बैठे हुए हैं, उनकी तवज्जो शायद, जैसे अभी बात की अदील ने, कि वो डॉलर की कीमत ऊपर जा रही है, महंगाई आसमान को छू रही है, आपकी स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक इंडेक्स बिल्कुल नीचे की तरफ आ रही है, तो उस तरफ इनकी तवज्जो नहीं है। इनकी तवज्जो सिर्फ़ और सिर्फ नैब कवानीन, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, और किस तरीके से अगले इलेक्शंस के लिए कोई ऐसा इकदाम किया जाए कि बाय हुक और बाय क्रुक कुछ न कुछ सीट्स लिए जाएं। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो अल्टीमेटली हुकूमत अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि हम उधर IMF के पास हमारे इश्यूज चल रहे हैं। वी कैनॉट अफोर्ड कि हम दोबारा श्रीलंका की तरह कोई हुकूमत बने। और दोस्त ममालिक में आपने देख लिया, सऊदी अरब में देख लिया, अमेरिका में देख लिया, और अगर उनके जो डिपॉजिट्स हैं यहाँ पे अगर वो विड्रॉ होते हैं तो आप, और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के अगर आप
वोट उनसे का राइट ले लेंगे तो क्या वो आपके पास इस तरीके से रेमिटेंस आएगी? फिर खुदा न खास्ता वो अगर रोक देते हैं तो ये वो सीरियस किस्म के इश्यूज हैं कि जिस पे वो कहते हैं ना, हमारे मुल्क के जो वाइज हेड्स हैं या जो लोग मैटर करते हैं, अगर वो इस मौके पे बैठ के डिसीजन नहीं लेंगे, आज के डिसीजन बहुत उम्दा है सुप्रीम कोर्ट का, तो इसी किस्म के कुछ और उम्दा डिसीजंस की ज़रूरत है। और वो जैसे ही डिसीजन आते हैं और अगर वो पॉजिटिव होते हैं, पाकिस्तान को सामने रख के किए जाते हैं, तो शायद हम इस बहरान से निकलें। अदरवाइज ये ऐसा बहरान होगा जो पाकिस्तान को 30-40 साल नीचे धकेल के ले जाएगा। ठीक है अदील, मैं यहीं से आपकी तरफ मूव करूंगी। कहा जाता है कि ब्यूरोक्रेसी इसलिए काम नहीं करती क्योंकि उनको डर होता है नैब का, नैब उन पर एक्शन लेगी। तो इस वक्त जो हुकूमत इकदाम करने जा रही है, ये क्या दुरुस्त है? देखिए, नैब की जो पावर्स हैं उनका गलत इस्तेमाल तो माजी में हुआ है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए नैब को इस्तेमाल किया जाता रहा है और उसका मुल्क को नुकसान हुआ है। कोई इस दौर में नहीं हुआ, इससे पहले भी, यानी इमरान खान के दौर में ही नहीं बल्कि इससे पहले भी ये होता रहा है और आर्म ट्विस्टिंग के लिए यूज होती रही है नैब, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और नैब हर जगह जो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करती है, अपनी ज्यूरिसडिक्शन को वसी कर लेती है, उसके नतीजे में ये होता है ब्यूरोक्रेसी काम करना छोड़ देती है। उसके नतीजे में क्या होता है कि इतने इतने बड़े पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचाने वाले, मुल्क को फ़ायदा पहुंचाने वाले काम जो है उनको नुकसान पहुंचता है। IPPs की मामले पे जो निगोसिएशन हुई थी वो उसकी एक मिसाल है कि ब्यूरोक्रेसी साइन ही नहीं कर रही थी। वो कह रहे थे पहले नैब से तौसीक करा के रहें, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि एहतसाब के इदारे को या खत्म कर दिया जाए या इसको बिल्कुल ही टूथलेस बना दिया जाए। जो उसका स्पिरिट है उसके मुताबिक चीजों में जो रिफॉर्म्स लाने के बाद, कानून में इस्लाहात लाने के बाद उसमें बेहतरी लाई जाए, ना कि नैब को जिस तरह राय साहब कह रहे थे कि बिल्कुल एंटी करप्शन के महकमे की तरह बिल्कुल इसके दांत ही निकाल दिए जाएं। तो फिर तो इसका मतलब है मुल्क में एहतसाब का चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो यही चाहते हैं हमारे बहुत सारे पॉलिटिशियन। तो इतने जो बड़े बड़े मेगा करप्शन केसेस हैं वो कैसे रिजॉल्व होंगे आमिर साहब? देखिए, वो रिजॉल्व नहीं होंगे। वो रिजॉल्व होने होते तो 3 साल तक जब वो चलते रहे, तो नैब क्यों उनके ऊपर बैठा रहा? क्यों 3-3 साल तक चार्ज फ्रेम नहीं हुए? नैब की भी गलती समझ रहे हैं कहीं ना कहीं। देखिए, नैब के अब लोगों को समझने की बात है। नैब कवानीन अपनी जगह पे सही है, लेकिन नैब का जो अदारा है, मैं शुरू दिन से कह रहा हूँ, इसमें रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है। इसमें आपको ऐसे लोग लाने की ज़रूरत है जो वाइट कॉलर क्राइम को समझते हैं। आपको ऐसे लोगों को निकालने की ज़रूरत है कि जो कि पिछले अदवार में सियासी बुनियादों पे इंडक्ट हुए हैं, जो कि फैसिलिटेटर्स बनते हैं। आपको चेयरमैन नैब वो लगाना चाहिएगा होगा कि जो एक अपराइट आदमी हो, ना कि चेयरमैन नैब को। आपने देखा होगा कि पिछली हुकूमत थी तो आपको केसेस नज़र आ रहे थे, साफ़ पानी, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफ़ीक, और जैसे ही ये हुकूमत हटी तो आपको वो खातून, क्या नाम था उनका, उनकी इंक्वायरी नज़र आ गई, फरा बीबी की। तो ये ऐसी नैब से आप फिर उम्मीद ना रखें कि वो कुछ काम करेगी। तो इट्स टाइम कि अब अगर इलेक्शंस होते हैं, नई गवर्नमेंट आती है, तो नैब के कवानीन को खुदारा जो मजबूत और सख्त करें, इन्हें मज़ीद सख्त करने की ज़रूरत है। और नंबर 2, इसमें जो अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार है, अगर आप लीडर ऑफ द हाउस और अपोजिशन को देंगे, दोनों के ऊपर अगर केसेस होते हो, तो कहाँ से नैब का अदारा काम करेगा? तो ये वो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं कि जिसकी तरफ इमरान खान ने पिछले कहीं कुछ बताया भी कि शायद उन्हें पता ही नहीं कि नैब कहाँ से कंट्रोल होती है, कौन इसको ऑर्डर देता है, किसके कहने पे अचानक से गिरफ्तारियाँ हो जाती हैं, किसके कहने पे अचानक से फाइलें अलमारियों में चली जाती हैं। तो दिस चैप्टर हैज़ टू बी सीन सीरियसली, और अदरवाइज नैब के अदारे को भले से बंद करें और बस ठीक है, अल्लाह अल्लाह खैर सलाम। जरदारी साहब कहते हैं अदील के ये जो भी आमिर साहब ने बात की कि जो सियासी भर्तियां हैं इनको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, लेकिन जरदारी साहब कहीं ना कहीं एग्री करते हैं। वो कहते हैं हम तमाम सियासी भर्तियों को निकालेंगे और न्यूट्रल बंदों को लेकर आएंगे। पता नहीं कहाँ से लेकर आएंगे। और जरदारी साहब की सजेशन है ये नैब में न्यूट्रल लोग लेकर आएंगे। जी जी, सियासी भर्तियां नहीं करेंगे। राजा साहब से पूछते हैं ना। राजा साहब ये बताएं, नैब तो इंडिपेंडेंट इदारा है, हुकूमत का क्या काम है उसमें ये भर्तियां करे?
सर वो हुकूमत के तौर पे नहीं कह रहे, वो एज ए आसिफ जरदारी साहब कह रहे हैं, और ये वही आसिफ जरदारी साहब हैं जो पहले बयान दे चुके हैं कि नैब के चेयरमैन की क्या मजाल, ये वही जरदारी साहब हैं। तो वो यकीनन इसको कुछ कर सकते हैं, और यही मैं बता रहा हूँ कि जब चेयरमैन नैब आप खुर्शीद शाह साहब और जो हमारे अब्बासी शाहिद खान अब्बासी साहब के कहने पे लगाएंगे, जिनके अपने दोनों के ऊपर अरबों रुपए के केसेस के स्कैंडल्स हैं, तो फिर आप वहाँ पे कैसे तवक्का रख सकते हैं कि आपको कोई अक्रॉस द बोर्ड या कोई आपको फेयर। अब क्या हुआ, अल्टीमेटली नैब ने केसेस बनाए, नैब ने ऑप्टिक्स दिखाए और वो केसेस कमज़ोर हुए, एंड व्हाट इज़ नेक्स्ट। अगर ये चलते हैं तो यकीन कीजिए इन सबको अदालतों से क्लीन चिट भी यही नैब लेके देगा, और जब क्लीन चिट लेके देगा फिर आपको फूल की पत्तियां और वो विक्ट्री के निशान आएंगे, और लोग कहेंगे कि जी हमने तो क्या, 1 रुपए की भी करप्शन अगर साबित हो गई तो। राजा साहब, वैसे मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो FIA के हवाले से इमरान खान साहब भी बात कर रहे हैं कि जिस तरह डॉक्टर रिजवान का इंतकाल हुआ, जिस तरह एक और जो अफसर हैं उन्हें हार्ट अटैक हुआ, और इसी तरह रहा, और ये प्रेसिडेंट सेट हो गई कि ये चीजें इसी तरह चलती रही और इनके केसेस खत्म हो गए। मैं ये नहीं कहता कि केसेस खत्म नहीं होने चाहिए, मेरिट पर होने चाहिए, लेकिन इस अंदाज में नहीं होने चाहिए कि बिल्कुल नजर ऐसे आ रहा हो कि इन केसेस को खत्म करने की कोशिश की जा रही है और वो खत्म हो जाए तो मुल्क में एहतसाब का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। देखिए, मुल्क में ना सिर्फ एहतसाब का दिल चैप्टर क्लोज होगा, इस मुल्क में इंसाफ का चैप्टर भी क्लोज होता हुआ नज़र आएगा। इस वक्त हाई टाइम है कि अदालतों का ये आईनी फ़र्ज़ है कि उनकी जो मदाहत अदालतें होती हैं उसके ऊपर उनकी सुपरविजन होती है। दे हैव टू लुक, हर जो स्पेशल कोर्ट्स होती हैं, चाहे वो टेररिस्ट कोर्ट्स हों, चाहे वो आपकी नैब की अदालतें हों, उनके ऊपर हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जजेस की ड्यूटीज़ होती हैं कि वो उनको देखे कि वहाँ पे क्या काम हो रहा है। एंड देन आर्टिकल 187 भी है, 184(3) भी है। तो अब ये अदालतों का काम है कि वो देखें कि जनाब ये दुनिया में क्या मैसेज जा रहा है और ये किस किस्म के फैसले आ रहे हैं और किस किस्म के जो ट्रायल्स हैं वो चल रहे हैं। और अगर इन्हें ना देखा गया तो फिर जैसे आपके प्रोसिक्यूटर्स FIA के चेंज हो रहे हैं, किसी भी मुलजिम को, मेरा अपना 30 साल तजर्बा है कि अगर आपने रिलीफ देना है तो सबसे आसान तरीका है कि फ्रेंडली प्रोसिक्यूशन ले आएँ, तो फिर कागज़ों ओरिजिनल की जगह फ़ोटोस्टेट कागज़ आ जाते हैं, फिर आपका जो इम्पोर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस होता है अंडर द कार्पेट चला जाता है, गवाह नहीं आता, वो एविडेंस कोर्ट में नहीं आता, देन कोर्ट्स आर के मजबूर हैं कि वो उनको बरी कर देती हैं। तो ये सिलसिला, लेकिन इस सिलसिले को रोकना अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट का और दीगर जो हमारी आला अदलिया है उसका काम। तरमीम की ज़रूरत है, लेकिन सही तरमीम की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया राजा आमिर अब्बास साहब, नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद हम बात कर रहे हैं जो ज़िला मूसा खेल में जो मुख्तलिफ तहसीलों में इस वक्त आग लगी है उस हवाले से, और वहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ बस नाम के तहत की जा रही हैं, तो इसको कब रोका जाएगा। और जो टिकटॉकर्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाइक्स जंगलों में आग लगा रहे हैं, इसका क्या होगा। ब्रेक के बाद से बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हम प्रोग्राम में बात करेंगे इस वक्त जो बलूचिस्तान और इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आग लग रही है उन वाक़यात के ऊपर। अभी गुज़श्ता कई दिनों से ज़िला मूसा खेल की सब तहसील जमरी प्लासीन के इलाके मुगल कोट में असर के वक्त आसमानी बिजली गिरने से चलगोज़े समेत जैतून और पिस्ते के कुदरती जो बागात हैं उनमें अचानक आग लगी, और ये आग बढ़ती हुई बहुत तेज़ी से इस वक्त बहुत बड़े रकबे पर जा फैली है। लगभग 17 किलोमीटर के इलाके में बागात और लोगों के मवेशी आग की लपेट में आ चुके हैं। इस हवाले से अगर हम बात करें तो सैकड़ों बागात इस वक्त राख हो चुके हैं, और इलाकाई लोगों की जो खुसूसी टीम्स हैं उनके साथ राब्ते में तमाम जो टीम्स हैं वो इस वक्त अगर हम देखें तो सिर्फ दिखाने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ वहाँ पर टीम्स पहुंची, उन्होंने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन वो विदाउट कंप्लीट उस पर्पस के बगैर ही वहाँ से कार्रवाई ख़त्म कर दी गई है। जो इमदादी टीमें वहाँ पर मौजूद हैं, तो इस वक्त वहाँ की सिचुएशन की बात हो तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन है। आप अपनी स्क्रीन्स पे नाज़रीन देख सकते हैं इस वक्त जो फुटेजेस चल रही हैं, वहाँ पर अभी तक सहूलियात का फुकदान देखने में आ रहा है और आग अभी तक वहाँ पर है, और चंद घंटों में जवाब देने वाले जो थे वहाँ से
चल भी दिया उन्होंने, कुछ कार्रवाई भी वहां पर निकली। डिस्ट्रिक्ट मूसा खेल की बात करें, वहां के डीसी से राब्ते किए गए हैं, केपीके के फायर फाइटर से राब्ते किए गए हैं। इनके मुताबिक जो वहां के डीसीज हैं उनकी तरफ से इजाज़त नहीं मिली कि यहाँ पर सब अच्छा की रिपोर्ट दी गई है, लेकिन आप सिचुएशन देख सकते हैं यहाँ पर फुटेजेस में कि वहां पर कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स आगे गलत पहुंचाई जा रही हैं। लेकिन ताहाल अभी तक की सिचुएशन के मुताबिक 17 किलोमीटर के एरिए में जो आग लगी है उसने तमाम वहां के बागात को राख कर दिया है। उसके साथ साथ जो जंगली जानवर हैं वहां पर उन समेत काफ़ी भेड़ बकरियां, ऊंटों को भी अपनी लपेट में उस आग ने ले लिया है। तो वहां के जो मकामी हैं वो इस वक्त बहुत मुश्किल में हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। वहाँ की मईशत की बात करें तो वो बिल्कुल तबाह होती दिखाई दे रही है। आप इस फुटेज को दे सकते हैं और इस वक्त पूरी जो ये ज़िला है वो इस वक्त देख रहा है वो कि कौन आएगा उनकी हेल्प के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो मकामी लोग हैं वो चीख पुकार रहे हैं, लेकिन वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो बिल्कुल भी जवाब नहीं दे रहे हैं। तो अब देखना ये कि कब इनके वहाँ पर कोई हेल्प के लिए पहुँचता है। इसी के साथ साथ एक और अफसोसनाक वाकया, जस्ट लाइक्स और व्यूज़ के लिए टिकटॉकर्स मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आग लगा रहे हैं, सिर्फ लाइक्स लेने के लिए, सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए। टिकटॉक और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो वहाँ पर कुछ वीडियोज़ वायरल हुई हैं और उसके साथ साथ जिस वीडियो के पर्पस के लिए आग लगाई गई। अगर हम इस पर बात करें ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में अगर जंगलात को आग लगाई जाए तो वहां पर उम्र भर कैद की सजा है, लेकिन पाकिस्तान में सख्त कवानीन की जरूरत है। मैं प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि वहां के जो हालात हैं उनकी फुटेजेस भी चलाकर दिखाएं कि जो टिकटॉकर्स इस वक्त कर रहे हैं। 3 मुख्तलिफ इलाकों में महज वीडियोस बनाने के लिए टिकटॉकर्स ने बेसिकली जंगलात में आग लगाई है। प्रोड्यूसर साहब आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो वीडियोस प्ले कर दें जिनमें टिकटॉकर्स ने सिर्फ वीडियोस बनाने के पर्पस के लिए, लाइक्स के लिए आग लगाई है। अफसोसनाक वीडियोस आप नाज़रीन देख सकते हैं। अवाम की जानिब से काफ़ी सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। यहाँ पर हम बिलियन ट्री मंसूबा चला रहे हैं कि मैक्सिमम जंगलात की इस वक्त ज़रूरत है, ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। लेकिन ये वीडियोस हम देख रहे हैं, हमारा मुतालबा भी यही है, अवाम का भी ये मुतालबा है कि इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, जंगलात की हिफाजत की जाए, क्योंकि अगर इसी तरह से महज वीडियोस की खातिर अगर आग लगाई गई तो शायद जो इस वक्त जंगलात हैं वो कुछ दिनों बाद हमें देखने को भी नहीं मिलेंगे। वाइल्ड लाइफ की तरफ से कहा गया, ये इंफॉर्मेशन की तरफ सामने आई है कि ऑस्ट्रेलिया में अगर जंगलात को आग लगाई जाए तो वहाँ पर उम्र भर की कैद है वहाँ पर। लेकिन पाकिस्तान में भी सख्त कवानीन की ज़रूरत है। लेकिन सख्त कवानीन से हट कर अगर हम एथिकली भी बात करें तो ये लोग क्या इनमें इतनी अकल बूझ नहीं है कि सिर्फ अपनी वीडियोस की खातिर यहाँ पर आग लगा रहे हैं। इसी पे नाज़रीन हम रिक्वेस्ट करेंगे जो मौजूदा हुकूमत है कि काइंडली इन चीज़ों को देखें और ऐसी चीज़ों को ख़त्म किया जाए और इनके खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया जाना चाहिए। टाइम ख़त्म हो चुका है नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।